हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। वैसे तो हम देखते रहते हैं कि जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं आपस में उनके ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन क्लैशेस भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक ताकत की जंग शायद हम कह सकते हैं कि वो आपस में लगी रहती है। कभी इकोनॉमी, कभी डिफेंस, कभी किसी और किसी जगह, किसी मुल्क की वजह से, किसी कंट्री की वजह से ये सिलसिला चलता रहता है। वैसे तो दुनिया का सुपर पावर यूएस है, लेकिन चाइना, इंडिया और रशिया भी इस दौड़ के बड़े प्लेयर्स माने जाते हैं और है भी। क्या हुआ कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीजिंग को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही बाय यूएस, और वो कह रहे हैं कि हम ताकत को यानी फॉर पीस इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो यूक्रेन के ऊपर रशिया का जंग है या अटैक है या जो भी कह दें, तो उसको शायद जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। इन हवालों से आज बात करेंगे कि ये हालात क्यों इस लेवल पे पहुंचे या पहुंच रहे हैं। क्योंकि चीन इस रीजन में वाकया है, हम भी बॉर्डर उनके साथ शेयर कर रहे हैं, हिंदुस्तान भी उनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और रशिया भी चले डायरेक्टली तो हम बॉर्डर शेयर नहीं करते, न इंडिया करता है, न चीन, न पाकिस्तान, बट फिर भी इस मतलब इतना दूर हमसे शायद नहीं है। और क्योंकि वर्ल्ड पावर में उनका नाम भी है, तो वो कहते हैं कि वो हर किसी का नेबर हो सकता है, जो दुनिया का सुपर पावर होता है या वर्ल्ड पावर होता है। तो अमेरिका करना क्या चाहता है, क्योंकि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े क्लोज टाइज हैं उनके, और रशिया और इंडिया के दरमियान भी है। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है, इसको आज कोशिश करेंगे कि इसको समझे कम से कम टाइम में, और उसके लिए हमें ज्वाइन करें हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई। खैर रागली आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब जिस तरीके से हमने मतलब देखा और सुन रहे हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वोंग यी, वो कह रहे हैं कि एक तो वो फोर्स फॉर पीस की बात कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रहे हैं रशिया को। डू यू एग्री कि ये चीजें वाकई ऐसी है जैसे वो बोल रहे हैं, या वो चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात बिल्कुल बहुत खराब हालत में है, और चीन का भी अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, ये वजह है, या मतलब नहीं वाकई वो ठीक कह रहे हैं? वाकई वो ठीक है से मतलब मैं समझा नहीं है आपका मेरा फकर। मतलब ये कि वो कह रहे हैं फोर्स फॉर पीस, क्योंकि वो हाँ, रशिया को डिपेंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा है कि जो फोर्स होती है वो पीस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और जो यूक्रेन में हो रहा है तो वो फॉर पीस है। तो ये तो चाइना की पोजीशनिंग है ना अपने आप को कि जी। दुनिया में वो कह रहे हैं वी आर फोर्स फॉर पीस। फॉर गॉड सेक यार, कहाँ चाइना है जहां पे कि पीस है? दुनिया भर में न्यूक्लियर बम को सप्लाई कर देना इज अ फोर्स फॉर पीस। अ सही। फोर्स फॉर पीस वुड वर्क फॉर डिसआर्मामेंट, which force for peace would work for pro armament? आज चाइना अपने आप को अगर अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट नेचर है उसको अगर वो स्टोन डाउन करें, आई कैन गिव यू इन गारंटी कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा फोर्स फॉर पीस है? आपने साउथ नॉर्थ कोरिया को आपने न्यूक्लियराइज कर रखा है, पाकिस्तान को आपने न्यूक्लियराइज कर रखा है, सारी तरीके के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में आप मुलव्वस हो, और उसके बाद आप कर रहे हो फोर्स फॉर पीस की हम बातें करते हैं, डिसग्रेस ऑन सिविलाइजेशन। आपने कहाँ कहाँ फिलीपींस को लैंड को आपने ग्रैब किया हुआ है, इंडिया के लैंड को आपने ग्रैब किया हुआ है, और आप कह रहे हो वी आर फोर्स फॉर पीस। एंड हु वांट्स भाई? आपका मुझे नहीं समझ कि आज की डेट में चाइना किस जगह पे इन्वॉल्व है एज अ सब्सटैंटिव पीस ब्रेकर? कोई एक डिस्प्यूट बता दीजिए। इजराइल वाले पूछ रहे हैं कि आओ चाइना बैठ जाओ, क्या आप चाइना के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार है? अपने यहाँ पे जब आप घर में पीस नहीं हो तो बाहर पीस की बात नहीं करते। आपने इजराइल के अटैक को तो कंडेम किया पैलेस्टाइन के ऊपर, उसको आप कह रहे हो दिस इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ सिविलाइजेशन। बट आप अपने आके मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? आप उनको जो है उनकी बेसिक फ्रीडम ऑफ रिलीजन देने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल। सो पॉइंट ये है कि बाहर आप वो प्रीच करें जो अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हैविंग सेड दैट, ये बात में तो दम है कि चाइना इज अ फोर्स टू रेकन विद। आप चाइना को डिस्काउंट नहीं कर सकते।
ये चाइना और रशिया का ही एंगल है, या जिसे कह लीजिए गठजोड़ है, जिसने वेस्ट को मजबूर कर दिया इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाने पे। अगर ये चाइना और यूएसएसआर का जो एंगल ना आता, तो वेस्ट कभी इंडिया को इतना मुंह नहीं लगाता जितना वो आज की डेट में। आज इंडिया ओके, उनकी मजबूरी बन चुका है, सही सही सही। क्योंकि उस वजन को जो चाइना और रशिया का वजन क्रिएट करता है तराजू में, उसको बैलेंस करने के लिए जब तक इंडिया का बटखरा आप नहीं रखेंगे दूसरी तरफ, आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। और इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया के साथ रशिया भी उतना क्लोज है जितना कि अमेरिका और वेस्ट, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है इंडिया के साथ। ये दोनों की दोनों कंट्रियां जो है, जैसे इंडिया ने अगर ताल ठोक करके रशिया का साथ दिया, तो कभी ये फोन करके नहीं बोला कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए हम उनको धोखा दे देंगे। हमने अगर ताल ठोका कि हम रशिया के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। जो भी किया ताल ठोक के सामने किया। सामने की गई चीजों को धोखा नहीं कहते, इसको ये भले कहते बिल्कुल। कि आप हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे, पर ये धोखा नहीं है। अगर आप हमसे दोस्ती कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम अपनी दोस्ती के बदले में रशिया के साथ टेस्टेड फ्रेंडशिप को छोड़ देंगे, उनके टफ टाइम में तो नहीं होगा। 6 बार रशिया ने इंडिया के फेवर में वीटो किया जब वेस्ट ने हमें डिसअपॉइंट किया। जब गोवा पे पुर्तगाल से हमने अपनी लैंड वापस ली, तो सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्ट ये डिस्कशन कर रहा था कि इंडिया ने आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यानी यूज ऑफ फोर्स का वायलेशन किया है और गोवा पे अटैक किया। गोवा पे हम अटैक किए, हमारी टेरिटरी पे हम अटैक कर दिए। ये सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लाए थे ये। ओके। और डिस्पाइट द फैक्ट फकर भाई कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पासेस थी आर्टिकल 73 के अंदर में यूएन चार्टर में, जिसमें ये कहा गया था पुर्तगाल से कि आप अपनी जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं इंडिया के फॉर्म में, उनको जल्दी से जल्दी आप रिलीज करें, यानी उनको इंडिपेंडेंस ग्रांट करें। और आप ये भी मतलब देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ रिजोल्यूशन पास करा रहे हो, जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन कुछ और पास करा रहे हो। तो पॉइंट ये है कि रशिया चाइना इज अ फोर्स टू रेकन विद, बट इज चाइना ओवर एस्टिमेटिंग इटसेल्फ? आई डोंट नो। क्या चाइना इतना ज्यादा बड़ा पावर है कि वो पीस रिस्टोर करा सकते हैं? अगर वो कह रहे वी आर अ फोर्स फॉर पीस, तो भैया कोई एक इंस्टेंस दे दो जहां आपने पीस नेगोशिएट करवा दिया। जो मेरी जहां तक जानकारी है, ईरान और सऊदिया के बीच में एक डील नेगोशिएट कराने का काम शायद इन्होंने किया था। जी बिल्कुल। उसमें वो जो था, वो दोनों ही पार्टीज पीस चाहती थी, वो दोनों ही पार्टीज मैटर को एस्केलेट करना नहीं चाहती थी। इंडिया इस रोल में जानबूझकर नहीं जाता, बिकॉज कि समहाउ दे स्टिल हैव एक्सपेक्टेड सम काइंड ऑफ रिजर्वेशंस। वरना इंडियन गुड ऑफिसर्स को सब यूज करने के लिए तैयार है। इवन तालिबान भी इंडियन गुड ऑफिसर्स को वेलकम करता है कि आइए आप बात करवाइए हमसे, हम आपके लीडरशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार है। सो मैं बस इतना ही कहूंगा, जो ये फोर्स फॉर पीस वाली आर्ग्यूमेंट है, आई होप कि ये फोर्स फॉर पीस हो, तो फिर ये दूसरों की टेरिटरीज को ग्रैब करना छोड़े। ये पहले हैम्बर्ग के जो लॉ ऑफ सी का जो ट्रिब्यूनल था, जिसमें उन्होंने फिलीपींस का कौन सा वो एक वो आर्कियोपेलॉग है उस पर कब्जा करके बैठे हुए, उसको छोड़े पहले। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से रिक्लेमेशन ऑफ लैंड कर करके इन्होंने आधा से ज्यादा अपने नेवल बेसिस बना दिए हैं, वो छोड़े वहां पे। आप एक ऑफेंसिव में पोस्चर लेके डिफेंस की बात तो नहीं कर सकते ना। तो चाइना, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप इफ दे सी देमसेल्व्स एज अ फोर्स फॉर पीस, बट व्हाट इज पीस ये डिफाइन तो उनको करना पड़ेगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ वो ये बता रहे हैं कि जो यूएस है वो ये कह रहे हैं कि एक तो हमारे मतलब चीन कह रहा है, वोंग यी साहब कह रहे हैं कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मॉस्को के साथ, क्रेमलिन के साथ, लेकिन वो ये भी साथ कह रहे हैं कि यूएस जो है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है यूएस को, यूएस ऑब्सेशन विद सप्रेसिंग बीजिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि टेबल पे रख के एक कंट्री जो है वो टेबल पे कंट्रीज बैठी हुई और दूसरे को एज ए मेन्यू लिया जाता है। तो डू यू एग्री विद दैट कि अमेरिका एज ए मेन्यू बता सकता है कि हाँ ये है और ये नहीं है, ये शामिल है और ये नहीं शामिल? ये पॉसिबल है? मतलब डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट और नॉट? नो, आई डोंट थिंक अब ओके। अमेरिका के पास इतना ऑप्शन है कि वो किसी कंट्री को रिलेवेंस या रिलेवेंस बना ले। नहीं है ऐसा ना। और ओके। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वांग यी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका हमको रोकना चाहता है, तो आपको बनाया किसने?
जी, आज चाइना जो है वो तो अमेरिका ने बनाया ना, आपको अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। यू हैव ग्रोन एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रीज। आज अमेरिकन जी, रो रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री वापस लाओ। जी, ठीक है ना? तो ये कहना कि अमेरिका, जब तक आप अमेरिका, ये आपकी प्रॉब्लम ये कि आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानना चाहते वर्ल्ड ऑर्डर में। जी, आप अपना वर्ल्ड ऑफ, कोई सिल्क रूट है, वो सिल्क रूट होगा भाई, ठीक है, चलिए हम सब मिलके साथ काम कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। मगर आपने सिल्क रूट के नाम पे दूसरे देशों की सॉवरिटी को अगर आपने पमल डाउन करना है, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना। आपकी सॉवरिटी तो सब रिस्पेक्ट करें, आप किसी की ना करो, ना फिलीपींस की करो, ना इंडिया की करो, ना आप अफ्रीकन कंट्रीज की करो। आप हर जगह जा करके आपने एक वो डेथ, वो क्या कीजिए, डेथ ट्रैप आपने जी, बिछा दिया है। आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा देते हो देशों को, और वो खुद से फाइनेंस करते हो कि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होते, फिर उसकी आप एसेट्स को ले लेते हो। आपने पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंजेस को खरीद लिया हुआ है, कराची एयरपोर्ट के कुछ हिस्से पे आपका कब्जा है, हम्बन टोटा के उस पे। ये क्यों हो रहा है भाई? और ये सारे आपके नेबरिंग फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फ्रेंड कंट्रीज हैं। तो पॉइंट है कि आप अमेरिका को गाली दे दो कि अमेरिका वांट्स टू स्टॉप अस, बट आप जो कर रहे हो, दुनिया आपको रोकना चाहती है, क्योंकि आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे हो। राइट। आप किसी और की सेंसिटिविटी नहीं सुनना चाह रहे हो। आप अगर पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाते हो और उसके बाद उन्हीं पाकिस्तानी को आप, जब वो इस्लाम के नाम पे बात करते हैं, तो आप कहते हो कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा भाई हमारे साथ। आप जी, उनकी कंट्री में जाके ब्लास्फेमी करते हो। ये तो आपकी राइट, ओडेसिटी है, किसी के कल्चर का रिस्पेक्ट ना करना, किसी के सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट ना करना। राइट। तो पॉइंट मैं ये कहूंगा कि वो अमेरिका को गाली दें, ठीक नहीं। आज अमेरिका, आज चाइना जो भी है, अगर ये क्या नाम था वो जो जूइश उनके वो थे फॉरेन अफेयर्स, वो क्या नाम था उनका, वो जो अभी कुछ दिन पहले गए थे बीजिंग, फकर भाई, बड़े बूढ़े जी, से जी, हैं। वो है, सॉरी, एक सेकंड, अभी मेरे माइंड से आप भी समझ उनका लेना नाम। मैं जिनका जी, 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 जो नाम बिल्कुल, ले रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि इज़राइल और उसके बाद वो उन्होंने बिल्कुल वो विज़िट किया बीजिंग का। हाँ, जिन्होंने इंदिरा गांधी को बिच कहा था। अम, तो मैं उनका नाम, इतने फेमस अभी मेरे आदमी। दिमाग में आ जाएगा। किसिंजर, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर। तो या हेनरी किसिंजर साहब ने अगर ये बात नहीं कही होती कि भाई, एक समय तक तो ताइवान चाइना को रिप्रेजेंट करता था यूनाइटेड नेशन में, जी। चाइना का सीट भी नहीं था। यूएस ने चेंज किया ये सब, हुँ, वन चाइना की थ्योरी एक्सेप्ट करी, क्योंकि हेनरी किसिंजर का फेमस स्टेटमेंट है कि हाउ लॉन्ग कैन वी इग्नोर अ कंट्री एज बिग एज चाइना। हेनरी किसिंजर ने आपके साथ संबंधों को रीस्थापित किया, और अभी 100 रीस्टैब्लिश। ईयर के वो थे, और अभी रिसेंटली उन्होंने फिर विज़िट भी किया, और उसके बाद हालात थोड़े से बेहतर भी हुए बीजिंग का, जब उन्होंने विज़िट किया था। अब तो खैर उनकी एग्जैक्टली। डेथ भी हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विज़िट किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हेनरी किसिंजर ने, यदि हम चाइना के साथ अमेरिकन रिश्ते को नहीं बढ़ाए होते और अमेरिकन बिजनेस चाइना नहीं गई होती, तो आज चाइना किस बिजनेस के बंद पे खड़े हो? एग्री। आप बिल्कुल, अमेरिकन ही माल तो बना रहे हो ना यार। दुनिया का सबसे, उस समय तो कोई और खरीदार कंट्री भी नहीं थे, सारे खरीदार कंट्री तो ये वेस्ट थे, और आज आप उन्हीं वेस्ट के उसको रूल आंखें दिखा रहे हो। आपका ये हुँ, डिमांड भाई, अगर आप रूल ऑफ लॉ के तरीके से नहीं खेलना चाहते, तो फिर आप रूल ऑफ लॉ का क्लेम भी तो ना करें ना। आप गलवान में चले आए, एलएसी नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। तो फिर पॉइंट ये है कि आप अगर हॉटस्पॉट्स क्रिएट करना चाहते हो, रखना चाहते हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि दुनिया सिर्फ आपकी बात सुने, एक ही नैरेटिव हो। आपने हैम्बर्ग में दो ही कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडीज के डिसीजन को रिजेक्ट किया है, एक अमेरिका है और दूसरा आपका ये चाइना है। हुँ, हालांकि ईरान भी जो है उसमें, जो ईरान अमेरिका जो क्लेम ट्रिब्यूनल था उसमें एक मैटर में नहीं गए थे वो, मगर दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। बट जी। यहाँ तो पार्टिसिपेट करके डिसीजन हार गए, उसको उन्होंने इन्फोर्स ही नहीं किया। हुँ, तो बिल्कुल आप सही। किसकी बात मानोगे? अगर आप गलत काम कर रहे हो, नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हो, और जब नियमों को अप्लाई किया जाएगा तो उसके तो रिजल्ट गलत आएंगे ना फकर भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं चला, एग्री। ट्रैफिक सिग्नल पे दौड़ा रहे हो, और अगर पुलिस वाला रोके, तो आप पुलिस वाले को थोड़े जुतियाओगे यार। अब तो भाई सही। अपनी गलती देखोगे ना कि भाई मैंने बिल्कुल गलत ठीक है, किया। कि रेड या आप ये सिग्नल को कहोगे वायलेट किया कि, मैंने। हाँ, या फिर आप ये कहोगे कि नहीं भाई, मेरे लिए तो ट्रैफिक सिग्नल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो भाई हाँ, फकर बिल्कुल। यूसुफ से ही है। रुकेंगे ही नहीं जैसे। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, नहीं हो रूल सकता। तो मानना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये रूल हम सबकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हो, आपने तो दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे पहुंचा दिया। आप हुँ। साउथ नॉर्थ कोरिया में क्या है आज की डेट में? गरीबी, भुखमरी और हाँ, हाँ, एक्सप्लॉइटेशन के अलावा क्या है? आप वहां जा नहीं सकते, लोगों को 2 मील खाना नहीं है, नसीब में है वहां पे। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन वो न्यूक्लियर बम दे करके आपने वहां पे लोगों को, एक पूरी जनरेशन को आपने कंट्रोल में किया हुआ है। हर किस्म के मिसाइल सर दिए जाते हैं, उनके पास मौजूद है। तो क्यों कर रहे हो आप ये आप हाँ। फोर्स, इससे पीस स्थापित कर रहे हो। अमेरिकन ने गलती की है, मगर आज अमेरिकन अपनी गलती मान रहे हैं। यूरोपियंस उनके अगेंस्ट में खड़े हुए, नेटो ने उनका साथ देना बंद कर दिया था। कई ऐसे मुहिम थे जिसमें वो जाना चाहते थे, नेटो नहीं गई उसमें, यूरोप के लोग नहीं गए उसमें। और अमेरिकन को भी अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो सो कॉल्ड इधर बम मार दिया, कभी लीबिया में मार दिया, कभी इधर मार दिया, बिल्कुल। इससे काम नहीं चलेगा। आप में अब वो सख्त नहीं बची है। आपने अफगानिस्तान में भी देख लिया, आपने वेस्ट एशिया में भी देख लिया। इराक में क्या हुआ, आपने गवर्नमेंट बनाई, उस गवर्नमेंट ने ऐसी आज तक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है कि भैया वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी मुश्किल से तो सोसाइटी अपने पैर पे खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि अगर वेस्ट ने गलतियां की और जो करी हैं वेस्ट ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। और खासकर जो वेस्ट एशिया में वेस्ट ने जो किया है वो तो अक्षम्य है, ठीक है ना। लेकिन वेस्ट एशिया की भी अपनी गलती है, वो भी आपसी लड़ाई में लड़ते रहे, उन्होंने भी उसमें कोई वो नहीं लड़ी, क्योंकि उन्हीं के लड़ाइयों का फायदा ही तो उठाया ना वेस्ट ने। अगर सीरिया से और सऊदीया की लड़ाई नहीं होती तो ना तो अमेरिका आता, ना तो वहां पे रशिया आता। अलबसत से लड़ाई में उस हसद को नहीं एक्सेप्ट करना, अलबसत के उसको साम्राज्य को या राज्य को, जो भी उनको आप कह लें, वो लड़ाई का घर बनाना। तो ये सऊदी अरेबिया और यमन की लड़ाई में आप आपस में तो नहीं रह पा रहे हो साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। बॉटम लाइन ये मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना टेकिंग अ हाई मॉरल ग्राउंड तो मुझे नहीं ठीक लगता है। हालांकि मैं फिर कहूंगा चाइना इज अ फोर्स, इसमें तो कोई शक नहीं है। राइट। दुनिया में चाइना हैज अराइव्ड। क्या वो अमेरिका के जितना ताकतवर है? आंसर है नहीं। लेकिन क्या वो इतना वीक है कि अमेरिका उनको पमल डाउन कर देगा? आंसर है नहीं। क्योंकि चाइना का जब गठजोड़ रशिया के साथ हो जाता है ना, तो बड़ा फॉर्मिडेबल वेपन बनता है, उसको तो काटने का दम नहीं है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। चीन आपका और हमारा नेबर है, पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, इंडिया के साथ ताल्लुकात थोड़े से ख़राब है, लेकिन इतने भी ख़राब मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान के साथ उससे थोड़े से कदर बेहतर है। लेकिन जब आप रशिया को देखते हैं तो उसके साथ तो इंडिया कहते हैं हमारा टेस्टेड फ्रेंड है। अमेरिका को नहीं कहता, लेकिन रशिया को कहता है। तो ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है कि, मैं ये नहीं कहता कि वो इंडिया अमेरिका की जंग लड़ना शुरू कर दे या उनके लिए ये कर दे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंडिया की जो लास्ट 77 ईयर गुजरे, इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं रही उनकी कि वो जाके किसी के ब्लॉक में जाके शामिल हो जाए और उनके साथ रुक जाए और खड़े हो जाए कि भाई हम आपके साथ है, अब जो अच्छा करे या बुरा करे हम आपके साथ। इज इट पॉसिबल कि चीन, इंडिया और रशिया आपस में एक, जिसे कहते हैं ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी है? बेशक अमेरिका को नहीं एक्सक्लूड कर सकता कोई भी। जिस तरह आप चाइना की बात करते हैं कि चाइना एक्सक्लूड नहीं हो सकता, उसी तरीके से यूएस को भी कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? जो नेचुरल अलायंस बनता है वो तो रशिया, चाइना और इंडिया का ही बनता है, ये तो सच है। नेचुरल अलायंस तो यही है, क्योंकि वेस्ट ही रहेगा और ईस्ट ईस्ट रहेगा। रशिया अपने आप को वेस्ट का पार्ट नहीं समझता। अगर रशिया अपने आप को वेस्ट का पार्ट समझता तो ये जो सारा कुछ हम देख रहे हैं यूक्रेन में, वो होता ही नहीं। नेटो उनको कभी, भाई नेटो क्यों रशिया को अपने अंदर नहीं लेती? ये तो एक क्वेश्चन बनता है ना। तुम यूक्रेन को तो मिलाने को तैयार हो, पर तुम रशिया को मिलाने को नहीं तैयार हो। ये तो भैया बेग्स द क्वेश्चन की वाई, रशिया ने ऐसा क्या गलत कर दिया है? अगर वर्ल्ड वॉर 2 के एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ी हुई कंट्रियां नेटो बना सकती हैं, यानी कि जर्मनी और यूएसए मिलकर नेटो में आ सकते हैं, तो रशिया क्यों नहीं आ सकता? रशिया तो अलाइड फोर्सेस का पार्ट था, एविल फोर्सेस का भी पार्ट, एक्सिस ऑफ एविल का पार्ट तो नहीं था। आप खुद सोचिए, नेटो के मेंबरशिप में जर्मनी भी है और अमेरिका भी है, लेकिन रशिया नहीं है उसमें। मेरे तो समझ में नहीं आता है क्यों भाई, ऐसी रशिया से क्या आपकी। और जहां तक आइडियोलॉजिकल की बात है, कई आपके नेटो में ऐसे टर्की है, ईयू का पार्ट नहीं है, लेकिन टर्की नेटो का पार्ट है। बिल्कुल है, यस। तो आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स भी आपके बहुत बार ज्यादा नहीं है। तो फिर क्या, व्हाट मेक्स यू नॉट इंक्लूड रशिया इन नेटो? इफ रशिया बिकम्स नेटो, क्यों? क्योंकि रशियंस डोंट सी देमसेल्व्स एज वेस्टर्नर्स। वो वेस्टर्न यूरोपियन मूल्यों को नहीं एक्सेप्ट करते। And they are not as racist as the West. They are also racist, but they're not as racist as West. Okay. और मैंने मिला रशियंस, इनको आप कहते हैं ना, ये समझिए कौन है रशियंस। रशियंस आर बेसिकली ईस्ट यूरोपियन है। रशियन जो भाषा है, रशियन भाषा
इसका ये जो जन्म है वो आज की रशिया में नहीं, ये मैसिडोनिया के आसपास के इलाके। आप देखिए कोई मैसिडोनियन है ना, वो रशिया जाता है तो उस भाषा को समझता है, वो जो स्क्रिप्ट है वो भी उसी इलाके की स्क्रिप्ट है। तो ये वो लोग हैं जो वहां जाकर जिनका एक्सपेंशन होता चला गया और उन्होंने एक बहुत बड़े एम्पायर का निर्माण कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया को जब रौन डाला तो सेंट्रल एशिया भी रशिया, जिसको आप यूएसएसआर कहते थे, जी बिल्कुल। यूएसएसआर वाज नॉट रशिया, बिकॉज यूएसएसआर में रशिया वर्ड नहीं था, वो था यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक रिपब्लिक रशिया था। आज रशिया में कई ऐसे रिपब्लिक है जो मुस्लिम रिपब्लिक है। बशकोर्तिस्तान जो है वो एक, जिसकी कैपिटल उफा है, वो एक मुस्लिम रिपब्लिक है। रशिया की बहुतायत जनसंख्या बहुत जल्दी इस्लामिक हो जाएगी। रशिया विल बी डोमिनेटेड बाय इस्लाम, चूंकि वहां की जो कैथोलिक जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ढुंढल हो रही है। राइट। आप अगर एक सर्च करें कि द रशियन मुस्लिम पॉपुलेशन, तो आपको मिल जाएगा कि वो एक सब्सटेंशियल नंबर है। ओके राइट, बिल्कुल ठीक। 30% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है। ओह जबरदस्त। 30%, काफी बड़ी पॉपुलेशन है। काफी बड़ी पॉपुलेशन, काफी 30% इज अ ह्यूज नंबर। इज अ ह्यूज नंबर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उनके कई रिपब्लिक, आज की रशिया के कई रिपब्लिक जो है वो इस्लामिक है भाई। बशकोर्तिस्तान मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बिल्कुल। हालांकि उनका इस्लाम एक डिफरेंट इस्लाम है, क्योंकि वो फिर अलग ही है, वोटका सुटका सब चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट, सही सही बट सही। दैट्स हाउ इट इज। ओके। तो और मेरा ये कहना है, टू सम इट अप, कि रशिया, इंडिया एंड चाइना वुड बी अ वेरी वेरी गुड अलायंस, बट ये कि डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है चाइना और रशिया में, और इंडिया और चाइना में। वो डिस्ट्रस्ट का इंडिया और कारण है चाइना। ये कम्युनिज्म की जब तक आइडियोलॉजी नहीं जाएगी, चाइना अपने कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो डिस्ट्रस्ट नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। और डिस्ट्रस्ट ही वो चीज है जो इनको आपस में जलप नहीं होने देता। पाकिस्तान इंडिया के बीच में डिस्ट्रस्ट है, चीन और इंडिया के बीच में डिस्ट्रस्ट है, अमेरिका और चाइना के बीच में डिस्ट्रस्ट है, रशिया और अमेरिका के बीच में डिस्ट्रस्ट है, और जिसकी वजह से जंगें भी हुई और हो भी रही हैं। लेकिन देखते हैं कि कौन इस ट्रस्ट जो डेफिसिट है या जो गैप है इसको फिल करता है, इसको खत्म करता है। और अगर ये हो जाता है तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि एक नेचुरल अलायंस इंडिया, चाइना और रशिया, लाजमी सी बात है फिर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, भूटान हो या बांग्लादेश हो, वो लाजमी बात है वो भी इसका एक पार्ट होंगे। लेकिन अगर ये बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं तो फिर बाकियों के लिए तो काम आसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर, बाय। थैंक यू वेरी मच।